स्वागत है दोस्तों, मैं हूं गौरव जैन। आप देख रहे हैं यूनिक गुरु 687। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारे नए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो बात करते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन होता क्या है? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव इट्स डिफाइंड गोल्स। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन क्या होता है? वो एक प्रोसेस होता है, वो एक प्रक्रिया होता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो कोर्स को चुन पाता है जिससे वो अपने गोल्स को, लक्ष्य को हासिल कर सके। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल टू एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस बिकॉज इट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द एक्शन दैट विल लीड टू द एंटिसिपेटेड रिजल्ट। देखिए, ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन वो फ्रेमवर्क या एक्शंस प्रोवाइड करता है जिससे क्या होता है कि फार्म को जो रिजल्ट चाहिए वो अचीव कर पाता है। Strategic alternative refers to different course of action which an organization may pursue at a point in time, while strategic choice is a whole process through which a decision is taken to choose a particular option from various alternatives। तो स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स का मतलब है कि गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास में बहुत सारे चॉइस या बहुत सारे अल्टरनेटिव्स रहते हैं। उस अल्टरनेटिव्स में से ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करना पड़ता है कोई एक अल्टरनेटिव जो उसके लिए बेस्ट हो या जो उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स। सबसे पहला स्ट्रेटेजी आता है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। इट इज़ ए पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का एक तो पार्ट है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी आर फ्रेम्ड एंड कंट्रोल बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाया जाता है और कंट्रोल किया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। दिस स्ट्रेटेजी डील विथ हाउ ए फार्म वुड लाइक टू बिहेव इन फ्यूचर। ये स्ट्रेटेजी बताता है फार्म को कि उसको फ्यूचर में किस तरीके से बिहेव करना है या रिएक्ट करना है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। Stability strategy implies continuing the current activity of the farm without any significant change in direction। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? स्टेबल रहेगा, फ्यूचर जो करंट एक्टिविटीज़ कर रहा है बिजनेस, उसको फ्यूचर में भी वही एक्टिविटीज़ वो करेगा, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगी। दिस स्ट्रैटेजी इज मोस्ट लाइकली टू बी परस्यूड बाय स्मॉल बिजनेस और फार्म्स इन ए मैच्योर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये स्ट्रैटेजी खास करके छोटे और मीडियम इंटरप्राइज ही यूज़ करते हैं जब वो अपना मैच्योर डेवलपमेंट के स्टेज में होते हैं, मतलब जितना वो डेवलप कर सकते हैं उतना वो डेवलप कर चुके होते हैं और ज़्यादा डेवलप करने की उनकी संभावना नहीं होती, उस स्टेज में इस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाता है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज नॉट ए डू नथिंग अप्रोच नोर गोल सच एज प्रॉफिट ग्रोथ अबाउंडेड। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं करना। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का मतलब है कि नए गोल नहीं बनाना और जो प्रॉफिट हम है उसको और बढ़ाने का कोशिश नहीं करके उसको मेंटेन करके रखना कि वो उस प्रॉफिट से और कम प्रॉफिट ना हो। टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी 3 तरह के बताए गए हैं: नो चेंज स्ट्रैटेजी, प्रॉफिट स्ट्रैटेजी, परस्यू या प्रोसीड विथ कॉजन स्ट्रैटेजी। तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी 3 तरह का है। सबसे पहला है नो चेंज स्ट्रैटेजी। तो नो चेंज स्ट्रैटेजी क्या है? ए नो चेंज स्ट्रैटेजी इज ए डिसीजन टू डू नथिंग न्यू। तो नो चेंज स्ट्रैटेजी डिसीजन वो डिसीजन है जिसमें हम कुछ नया नहीं सोचते, जो चल रहा है बस उसी को चलाते रहते हैं। ए फार्म अडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी व्हेन देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज स्टेबल। तो कोई भी फार्म इस स्ट्रैटेजी को तब यूज़ करता है जब उसका इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब अंदर का और बाहर का इन्वायरमेंट क्या होता है, स्टेबल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे होते हैं, स्टेबल हो चुका होता है। स्मॉल एंड मीडियम फार्म अडॉप्ट दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी छोटे और मध्यम फार्म्स ही अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल राउरकेला स्टील प्लांट इसका एक एग्जाम्पल है। तो इसमें भी अभी देखिए कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किया जा रहा है, ये हमारा आ सकता है नो चेंज स्ट्रैटेजी में। फिर आता है हमारा सेकेंड प्रॉफिट स्ट्रैटेजी। द प्रॉफिट स्ट्रैटेजी इज एन अटेम्प्ट टू आर्टिफिशियली मेंटेन प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर। तो प्रॉफिट स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी है जिसमें हम लोग को आर्टिफिशियली प्रॉफिट मेंटेन करना, मतलब मान लेते हैं कंपनी की पोजीशन और मार्केट का पोजीशन खराब है, तब भी कंपनी को क्या करना है कि प्रॉफिट को मेंटेन करके रखना, उसको प्रॉफिट को अपना कम होने नहीं देना है। तो आर्टिफिशियली प्रॉफिट को मेंटेन करने को हम लोग प्रॉफिट स्ट्रैटेजी में गिनते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर। इसमें क्या किया जाता है? इन्वेस्टमेंट कम किया जाता है, खर्चा कम किया जाता है, मतलब अगर बिक्री कम है तो कम बनाया जा रहा है, जिससे हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा बचता नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होती नहीं और प्रॉफिट हमारा ज़्यादा शो करता है। तो ये हमारा होता है प्रॉफिट स्ट्रैटेजी। द प्रॉफिट स्ट्रैटेजी इज यूजफुल टू गेट ओवर ए टेम्परेरी डिफिकल्टी। तो ये प्रॉफिट स्ट्रैटेजी उस समय बहुत काम का होता है जब टेम्परेरी थोड़े समय के लिए हमारे पास हमको काम करने में अगर दिक्कत आ रही हो, तो उस समय में ये प्रॉफिट स्ट्रैटेजी बहुत काम का होता है। बट इफ कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग इट विल लीड टू ए सीरियस डिटेरेशन इन द कंपनी पोजीशन। लेकिन ये ज़्यादा समय तक हम इसको नहीं चला सकते। अगर ये ज़्यादा समय तक चलता है तो ये कंपनी के पोजीशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर लार्सन एंड टर्बो एक तो कंपनी का नाम है, वो एक तो इसका एग्जाम्पल है। फिर तीसरा आता है हमारा पॉज प्रोसीड विथ कॉजन स्ट्रैटेजी। क्या है?
एम्प्लॉयड बाय फार्म्स टू टेस्ट द ग्राउंड बिफोर द फुल प्लेड स्ट्रैटेजी। मतलब क्या है कि हम कोई भी चीज़ को लॉन्च करने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसका पूरा टेस्टिंग क्या करते हैं, पहले से कर लेते हैं कि बाद में हमको कोई चेंजेस ज़्यादा करना की दरकार ना पड़े। हेल्प द एम्प्लॉय टू गेट यूज टू इट। तो ये क्या करता है, एम्प्लॉयज़ लोगों को ही देखता, सारा मदद करता है कि वो उसको पहले यूज़ करते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या दिक्कतें हैं और उन सबको पहले ही सॉल्व कर देते हैं। दिस स्ट्रैटेजी इनाबल्स ए कंपनी टू कंसोलिडेट इट रिसोर्सेज आफ्टर प्रोलॉन्ग रैपिड ग्रोथ। तो इस स्ट्रैटेजी में क्या करती है, कंपनी पहले पूरा रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज़ करती है, उसको पूरा अच्छे तरीके से तैयारी कर लेती है। जब पूरी अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाता है तो उसके बाद वो रिसोर्सेज को क्या कर देती है, अपना कंसोलिडेट कर देती है, मतलब सीमित कर देती है, खर्चा को कम करने लगती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे HUL एंड सूज और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। मतलब क्या होता है, पहले वो एडवर्टाइज वगैरह सब चीज़ों में खर्चा करती है, फिर लेकिन बाद में क्या करती है, जब उसका मार्केट पकड़ लेता है, उसको दरकार है, पता है कि मतलब सभी कस्टमरों को उसके प्रोडक्ट के बारे में पता चल चुका है, अब उसको एडवर्टाइज वगैरह में ज़्यादा खर्चा करने का दरकार नहीं है, तो उस समय वो ये खर्चे को ब्रेक कर देती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज को कंसोलिडेट कर देना। तो इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज ये है, द फार्म सक्सेसफुली रन एंड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एंड देयर इज सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। तो देखिए, एक फार्म क्या करता है, सक्सेसफुली चल पाता है इसमें और उसका ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाता है, मतलब प्रॉफिट भी ज़्यादा कम होता नहीं है। देयर इज सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस उस हिसाब का होता है जिससे वो सेटिस्फाई हो सकता है। ये स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज लेस रिस्की अनलेस द कंडीशन आर रियली बैड। तो ये स्ट्रैटेजी उस समय सबसे ज़्यादा सही रहता है जिस समय कंडीशन एक्चुअली में बैड होता है। मतलब क्या है कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन वो कर लेता, ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्चा करता, तो क्या होता है कि बाद में बेचने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उससे बेटर है कि वो खर्चा कम करे, अगर बिक्री कम है तो, और जितना बिक्री उसी हिसाब से बनाए और प्रॉफिट को मेंटेन कर ले। When pursuing this strategy, there is no disruption of routine work। तो ये स्ट्रैटेजी जब यूज़ किया जाता है उस समय रूटीन वर्क, मतलब वो जो काम कर रहा था उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस की ही नहीं जाती है। मोस्ट सूटेबल इन शॉर्ट रन, ये स्ट्रैटेजी शॉर्ट रन में थोड़े समय के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। फिर डिसएडवांटेज, इसकी कमी क्या है, पहला, ओनली यूजफुल फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ छोटे और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकती है, क्योंकि बड़े इंडस्ट्रीज़ में कभी भी प्रोडक्शन को रोका नहीं जा सकता, ये कम किया नहीं जा सकता, तो ये बड़े इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं आती है। नो यूजफुल ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज लॉन्ग रन, इफ इट अप्लाई इन लॉन्ग रन द ओवरऑल ग्रोथ वुड बी लेस। तो ये स्ट्रैटेजी लंबे समय के लिए भी यूज़ नहीं किया जा सकता, अगर लंबे समय के लिए इसको यूज़ किया जाता है तो ये ओवरऑल ग्रोथ को कंपनी का कम कर देता है। लेस अपॉर्चुनिटी ऑफ इनोवेशन एंड ग्रोथ ड्यू टू स्टेबल स्ट्रैटेजी, इसमें अपॉर्चुनिटी कम होता है कोई भी इनोवेशन या ग्रोथ का, क्योंकि इसका नाम ही स्टेबल स्ट्रेटजी, मतलब इसमें हम कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस कर ही नहीं रहे हैं, तो हमको इनोवेशन या ग्रोथ का कोई चांसेस ही नहीं बनता। नो मोर एक्सपेंशन एंड बर्डन प्रोसेस नॉट टू बी चेंज इन द फार्म। तो इसमें कोई भी फार्म का ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होता है और उसका कोई प्रोसेस में कोई भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। देखिए, फिर दूसरा स्ट्रैटेजी है ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ग्रोथ स्ट्रैटेजी रिफर्स टू ए स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड फॉर एक्सपेंडिंग ए फार्म्स बिजनेस। तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी बताता है कि हमको एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाना होता है, फॉर्मुलेट करना होता है और उसको इम्प्लीमेंट करना होता है बिजनेस फार्म को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट ए ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ऑर्गेनाइजेशन क्यों सेलेक्ट करती है ग्रोथ स्ट्रैटेजी को? टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर और सेल्स, अब उनके मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए या सेल को बढ़ाने के लिए। टू इंक्रीज देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन, उनके स्केल ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, और प्रोड्यूस करने का जो खर्चा होता है, कॉस्ट होता है, उसको कम से कम करने के लिए। दिस स्ट्रैटेजी आर अडॉप्ट टू ब्रॉडन द स्कोप ऑफ देयर कस्टमर ग्रुप, कस्टमर फंक्शन एंड अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज। ये स्ट्रैटेजी यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ग्रुप को बढ़ाने के लिए, कस्टमर के फंक्शन को और अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए इस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाता है। हाँ, तो ग्रोथ को समझने के लिए अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। तो इसमें देखिए, एक डायग्राम में दो चीज़ों को लिया गया है, एक तो प्रोडक्ट और एक तो मार्केट। मतलब सेल या कस्टमर को ग्रोथ करने के लिए हमें दो चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, एक तो हमारा मार्केट जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट जो हम बेचते हैं। तो ये दो कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले प्रोडक्ट को देखिए, प्रोडक्ट को दो कैटेगरी में बांटा गया है, न्यू और एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोडक्ट में। वैसे ही मार्केट को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू मार्केट। तो देखिए, एग्जिस्टिंग मार्केट और या न्यू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है, क्या मतलब है? देखिए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट हम अभी बना रहे हैं, बेच रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को हम अभी भी पूरा उसी में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और उसी को बेच रहे हैं। एग्जिस्टिंग मार्केट मतलब हम जहाँ बेच रहे थे वहीं अभी भी बेचेंगे, मगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसी मार्केट में सेल करने का। तो इसको हम लोग बोलेंगे मार्केट पेनिट्रेशन, मतलब हम अपने प्रोडक्ट और मार्केट में पूरी तरह से घुस जाएंगे और उसमें काम करेंगे, उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। फिर सेकेंड नंबर आता है हमारा
न्यू मार्केट, मार्केट हमारा नया होगा मगर हमारा प्रोडक्ट जो है वही रहेगा। मतलब क्या है, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है हमारे मार्केट में, हमारे एरिया में जहां हम बेच रहे थे वहां पे उसका बिक्री में बहुत कंपटीशन हो गया, बहुत सारे लोग उसी को बना के बेचने लगे हैं, तो हमारे मार्केट में बेचना हमको मुश्किल है, लेकिन वो प्रोडक्ट बाकी मार्केटों में बेचना, दूसरे जगह में बेचना बहुत ही आसान है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मार्केट डेवलपमेंट। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रेंचाइजी, सबवे, स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा, ये लोग क्या है जो प्रोडक्ट बना रहे थे वही प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन इसी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अपना मार्केट को बढ़ा लिए, डिफरेंट जगह में उसी प्रोडक्ट को वो लेके बेचते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड स्टेज, जिसमें क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट न्यू रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट हमारा न्यू रहेगा, नया प्रोडक्ट, और मार्केट हमारा क्या है जो है वही रहेगा। मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका बिक्री पूरा सेचुरेटेड हो चुका है, जिसका बिक्री और बढ़ नहीं सकता, लेकिन हमारे को धीरे धीरे उसका बिक्री घट रहा है, हमको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उसका प्रोडक्ट को ही चेंज करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे, मतलब अपने प्रोडक्ट में या तो चेंजेस लाएंगे या प्रोडक्ट को बदलेंगे, या उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे या उसको बदलेंगे। और मार्केट जो हमारा है, जहाँ पे हम बेच रहे थे वहीं पे बेच रहे, मतलब मान लेते हैं अगर हम राउरकेला में बेच रहे थे तो राउरकेला में ही बेचते रहेंगे, मगर हमारा प्रोडक्ट बदल जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर चौथा आता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं हम अपने प्रोडक्ट जो हम बेच रहे थे वो भी कोई चांस नहीं है बेचने का, और जो हमारा मार्केट है वहाँ पे भी हमको काम करना मुश्किल है, वहाँ पे भी हर चीज़ में बहुत कंपटीशन है, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब हमको अपने प्रोडक्ट और मार्केट दोनों में चेंजेस लानी पड़ेगी, उसमें दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, फिर आता है हमारा मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजी, तीसरा स्ट्रैटेजी। तो मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फिजिकल फैसिलिटीज लाइक प्लांट, मशीनरी एंड प्रोसेस। तो मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजी में क्या करना है, हम लोग के पास जो पहले से प्लांट, मशीनरी, प्रोसेस, कोई भी फिजिकल फैसिलिटी है उसको हम लोग को क्या करना, बढ़ाना, इंप्रूव करना, अपग्रेड करना। द मॉडर्नाइजेशन रिजल्ट इन टू इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सो दैट दे ऑफर बेटर वैल्यू टू द कस्टमर। तो मॉडर्नाइजेशन से होता क्या, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है, जिससे कस्टमर को ज़्यादा अच्छा वैल्यू मिल पाता है, ज़्यादा अच्छा सामान उसी दाम पे मिल पाता है। एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजी। तो मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजी का क्या फायदा है, द मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजी मस्ट बी अडॉप्टेड बाय इंडियन फार्म एज इट ऑफर सेवरल एडवांटेज। तो मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजी इंडियन फार्म्स के द्वारा भी अडॉप्ट किया जा सकता है, और उनके कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। इंडस्ट्री क्या करती है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाती है, ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाती है, क्योंकि प्लांट और मशीनरी बड़ा कर दिया जाता है, ज़्यादा लेबर रखे जाते हैं, ज़्यादा मशीनरी, प्रोडक्शन देने वाला मशीन यूज़ किया जाता है, उसको अपग्रेड कर दिया जाता है, जो तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाती है फार्म। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, प्लांट का जितना कैपेसिटी होता है उतना वो प्रोड्यूस करती है। हेल्प इन फेस कंपटीशन, देखिए जब ज़्यादा प्रोड्यूस करती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब बनाने में खर्चा कम आता है, तो कंपनी कम प्राइस में वही स्वयं क्वालिटी को बेच पाती है, जिससे वो कंपटीशन में फेस करने में उसको आसानी होता है। इन्हांस कॉर्पोरेट इमेज, देखिए जब वो ज़्यादा प्रोडक्ट बेचती है, ज़्यादा सेल करती है, ज़्यादा प्रॉफिट रखती है, ज़्यादा कस्टमरों के साथ जुड़ी होती है, तो कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस का भी इमेज क्या होता है, बढ़ता है, गुडविल भी बढ़ता है। इंक्रीज इन प्रॉफिट, ज़्यादा सेल करती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ता है तो भी प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। हायर एफिशिएंसी, ज़्यादा एफिशिएंसी मतलब ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वो कर पाती है मशीनरी के थ्रू। फिर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए अब अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए क्या करना है पड़ता है, कंपनी को रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहना पड़ता है अपने टूल्स, मशीनरी और अपने प्रोडक्ट के ऊपर में। इकोनॉमी इन प्रोडक्शन, देखिए जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो वो प्रोडक्शन को हम लोग इकोनॉमी इन प्रोडक्शन बोलते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, तो ज़्यादा सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट किया जा सकता है, और उसमें रिसोर्स का सही तरीके से यूटिलाइजेशन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इकोनॉमी इन प्रोडक्शन। चौथा स्ट्रैटेजी है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इज ए बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अलाउ ए कंपनी टू एंटर एडिशनल लाइन ऑफ बिजनेस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द करेंट प्रोडक्ट, सर्विस एंड मार्केट। तो डाइवर्सिफिकेशन हम लोग पढ़े हैं, ग्रोथ का चौथा स्टेज होता है, जिसमें हम लोग मार्केट और प्रोडक्ट दोनों को बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, ये एक तो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है कंपनी का, जिसमें क्या करती है कंपनी और सारे लाइन्स को ऐड करती है, मतलब और भी प्रोडक्ट बनाती है। जैसे नटराज वाला खाली पहले पेंसिल बनाता था, फिर बाद में पेन भी, रबर, कटर सब चीज़ बनाने लगा, तो उसमें और एडिशनल लाइंस ऐड करने लगा, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द करेंट प्रोडक्ट, सर्विस एंड मार्केट। जो अभी वो प्रोडक्ट बना रहा है उससे वो थोड़ा, या सर्विस से वो थोड़ा सा अलग होता है। वाई डू फार्म डाइवर्सिफाई, फार्म डाइवर्सिफाई क्यों करती है, व्हेन दे हैव एक्सेसिव रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी एंड कोर कंपिटेंस दैट हैव मल्टीपल यूजेस। तो देखिए अगर कंपनी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, ज़्यादा कैपेसिटी है, कंपिटेशन, ज़्यादा कंपिटेंस है, जिसको वो बहुत सारा यूज़ कर सकती है, तो उस सिचुएशन में वो डाइवर्सिफाई करती है।
डिमिनिशिंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टस इन प्रेजेंट इंडस्ट्री, या फिर वो जिस इंडस्ट्री में पहले से है उस इंडस्ट्री का उसको लगता नहीं कि और ज़्यादा ग्रोथ होगा, इसलिए वो दूसरे इंडस्ट्री या दूसरे बिजनेस में भी कैप्चर करना चाहती है। कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज़, ये क्या होता है, ये ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है जिसमें खर्चा कम से कम आता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वही रहता है, कंपनी का इमेज वही रहता है, ब्रांड नेम वही रहता है, तो उसके सबके अलग खर्चे नहीं आते, उसी खर्चे में बहुत सारे प्रोडक्ट वो बेचकर बहुत सारा प्रॉफिट कर पाता है। कैप्चर स्ट्रेटेजिक फिट्स, कैप्चर स्ट्रेटेजिक फिट्स मतलब सभी प्रोडक्ट जो बनाता है वो एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, तो उन सभी में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ब्रांड इमेज सब कुछ सेम ही लगता है, और तो उनका स्ट्रैटेजिक फिट्स मतलब स्ट्रैटेजी वही रहता है, तो उसको वो कैप्चर कर लेता है। कैप्चर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, देखिए वो क्या करता है, उसी स्ट्रैटेजी में क्या करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट को बेचता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होती है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कैप्चर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। स्प्रेड बिजनेस रिस्क, स्प्रेड बिजनेस रिस्क मतलब मान लेते हैं बहुत सारा प्रोडक्ट बना रहा है, तो अगर किसी एक प्रोडक्ट में अगर कम प्रॉफिट होता और अगर वो उसी प्रोडक्ट को बना रहा होता तो उसका बिजनेस खतरे में आ जाता। जब वो बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहा है तो किसी एक प्रोडक्ट में अगर कम प्रॉफिट भी होता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट में तो ऑलरेडी प्रॉफिट बहुत अच्छे खासे हो रहे हैं, तो उससे कंपनी आराम से सर्वाइव कर लेती है। लिवरेज ब्रांड नेम, ब्रांड नेम का इसमें क्या होता है, फ़ायदा उठाया जाता है, मतलब वो एक प्रोडक्ट के लिए ब्रांड को बिल्ड करता है और उसी ब्रांड नेम के ऊपर में बाकी प्रोडक्ट भी बिक जाते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पतंजलि, सबसे पहले टूथपेस्ट निकाला था और बाद में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने लगा। फिर आता हमारा टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन हमारे 4 तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट। ये देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन का डायग्राम, इससे आपको टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन समझने में आसानी होगी। तो डाइवर्सिफिकेशन 4 तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, इट इज ए स्ट्रेटजी इन विच ए फार्म लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन ग्रोथ थ्रू एक्विजिशन ऑफ वन और मोर सिमिलर फार्म्स ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन मार्केटिंग चेन। तो ये वो स्ट्रेटजी है, फॉर्म जो लंबे समय के लिए कंपनी यूज़ करती है, जिसमें कंपनी क्या करती है, एक से ज़्यादा किस्म के बिजनेस को करती है, जिसमें क्या होता है, जो सारे बिजनेस होते हैं वो सबके सभी सेम स्टेज में होते हैं, सेम स्टेज में होते हैं, उनका मतलब प्रोडक्शन और मार्केटिंग सेम स्टेज में होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अमूल क्या है, पहले क्या सिर्फ मिल्क बनाता था, लेकिन जब से मैनेजिंग डायरेक्टर बने RS सोदी जी, उन्होंने क्या है इसके और 28 आइटम ऐड किए, जैसे कि आइसक्रीम, चॉकलेट, दही, लस्सी, तो इतने तरह के प्रोडक्ट बना के उसने अपने कंपनी को के ब्रांड को बढ़ाया। फिर आता है हमारा वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। It is a process in which a farm grand strategy into acquire farm that supply it with inputs such as raw material or are customers of it output such as warehousing of finished products। तो इस प्रोसेस में वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, इस डाइवर्सिफिकेशन में कंपनी क्या करती है, अपने रॉ मटेरियल जो उनको प्रोवाइड कर रहा था उनके बिजनेस को भी अपने बिजनेस में मिला लेती है, या फिर वो जिनको अपना फिनिश प्रोडक्ट बना के देती है उसकी बिजनेस को भी अपने में मिला लेती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। एग्जांपल के तौर पे राजेश एक्सपोर्ट गोल्ड की कंपनी है, उसने क्या किया, थोड़ा पीछे गए, देखिए क्या होता है, गोल्ड बनाने से पहले, गोल्ड बेचने से पहले उसका क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग भी करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने और थोड़ा पीछे गया तो देखा कि मैन्युफैक्चरिंग से पहले गोल्ड का क्या होता है, डिज़ाइनिंग होता है, तो वो भी उन्होंने खुद करने लगा। फिर देखा गोल्ड की डिज़ाइनिंग से पहले उसका रिफाइनरिंग होता है, तो उस गोल्ड का रिफाइनरिंग भी उसने खुद शुरू कर दिया। फिर उसने और पीछे गया तो देखा कि गोल्ड का रिफाइनरिंग के साथ साथ से पहले उसका क्या होता है, गोल्ड का माइनिंग होता है, तो गोल्ड का माइनिंग भी उसने खुद शुरू कर दिया। फिर क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग, तो पहले सबसे हुआ माइनिंग, फिर उसके बाद रिफाइनरिंग हुआ, डिज़ाइनिंग हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ। फिर राजेश एक्सपोर्ट ने क्या किया, फिर देखा उसको वो क्या करते हैं, होलसेल वाले को देते हैं जो होलसेल में ज्वेलरी वगैरह बेचते हैं, गोल्ड बेचते हैं, तो उन्होंने क्या किया, होलसेल मार्केटिंग को भी अपने अंडर लिया। फिर क्या देखिए उसके बाद आगे थोड़ा और गए तो देखिए रिटेल शोरूम होता है, तो उसने शुभ ज्वेलर्स के नाम पे रिटेल शोरूम भी अपना खुद खोला। फिर देखिए उसके बाद ऑनलाइन भी बेचा जाता है सोना, तो उसने ई कॉमर्स के बिजनेस, ऑनलाइन भी सोना खुद ही बेचने लगे। तो इस तरीके उन्होंने क्या किया, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन किया। फिर आता है कॉन्सेंट्रेट की डाइवर्सिफिकेशन। Thus, the acquiring firm search for new business whose product, market, distribution channel, technology and resource requirement are similar to but not identical with its own, whose acquisition result in synergic but not completely interdependent। तो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या है,
कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में होता क्या है, फार्म नया बिजनेस नया मार्केट को ढूंढती है जिसमें वो देखती है उसका प्रोडक्ट जो होता है या मार्केट या डिस्ट्रीब्यूशन या टेक्नोलॉजी क्या होता है वो सेम ही दरकार होता है, मगर वो प्रोडक्ट क्या होता है उसके प्रोडक्ट से मिलता जुलता होता है, मगर पूरी तौर पे मिलता जुलता नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई कंपनी आईफोन बना रही है तो वो एंड्रॉयड फ़ोन भी बेच सकती है। वो क्या है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसका सेम रहेगा, उसके रिसोर्सेज टेक्नोलॉजीज मार्केट प्रोडक्ट सब सेम रहेंगे, मगर क्या है उनका वो जो बिजनेस रहेगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे या फिर कोई लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है तो वो और भी बना सकती है चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होलसेलर रिटेलर सबसे कांटेक्ट रहता है, वो सारे वही चीज़ें बेचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक्वायरिंग ऑफ स्पाइस टेलीकॉम बाय आइडिया, एग्जाम्पल के तौर पे स्पाइस टेलीकॉम को आइडिया ने जैसे एक्वायर किया, ये एक एग्जाम्पल है हमारा कॉन्सेंट्रेटिव डाइवर्सिफिकेशन का। फिर आता है हमारा कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। ये कॉन्ग्लोमेरेट इज ए कॉर्पोरेशन मेड अप ऑफ ए सेवरल स्मॉलर इंडिपेंडेंटली रन कंपनीज विच में ऑपरेट अक्रॉस सेवरल सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज। तो कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, मतलब एक तो कॉर्पोरेशन संस्था बनाना, मतलब ग्रुप बनाना, बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग कंपनियों का जो अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हीरो होंडा जो है वो एक कंपनी का नाम है जो बाइक बनाती है। अब कोई कंपनी उसको टायर भी बना के देती होगी, कोई कंपनी उसको सीट बना के देती होगी, कोई कंपनी उसको इंजन बना के देती होगी, कोई कंपनी उसको हैंडल बना के देती होगी। तो इन सभी बिजनेस को अपने बिजनेस में मिला लेना, इनका कॉर्पोरेशन कर लेना और फिर इन सभी चीज़ों को अपने ब्रांड के नाम के हिसाब से, क्योंकि देखिए मार्केटिंग वही कर पाएगा जिसका ब्रांड इमेज होगा, बाकी सारे छोटी छोटी कंपनियों को भी इससे सपोर्ट मिल जाता है और बड़े कंपनी को भी तेज़ी से ग्रोथ करने में मदद मिलती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।